कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है। कुछ नया लाना है, कुछ बेहतर बनाना है। कल अच्छा था या बुरा था, कल पढ़ाई हुई या नहीं हुई, उस पर रुक नहीं जाना है। यात्रा को ही जन्म लेते हैं, यात्री को चलते जाना है। एक्सक्यूज मी। नमस्ते एवरीवन, मुबारक हो आप धर्म क्षेत्र पर हैं। मुझे पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आई क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ फिर मुझे खांसी और कफ होने लगता है। आई एम अनेबल टू स्पीक बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। एंड मेरी तरफ से जो भी इस एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर मेंटरिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, आई वांट टू गिव यू। और उससे पहले मैं ना एक छोटी सी ब्रीफ एनेक्डोट से स्टार्ट करती हूँ। कल परसों मेरी एक एस्पिरेंट से बात हुई। ही वॉज सो एंक्सियस, हाउ शुड आई डू इट। मैंने कहा कि एंड ही इज़ नॉट अ फ्रेशर, मतलब ये उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है, 3-4-5 साल लगा चुका है। जस्ट अ मिनट, यस 3-4 साल वो लगा चुका है इस प्रिपरेशन में एंड स्टिल ही वॉज सो एंक्सियस। कोई क्लैरिटी नहीं है प्रिपरेशन की। और ये प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ रहे हैं साहब, और किस 50-60 टेस्ट देने के उनके टारगेट हैं। इससे पिछले साल भी उन्होंने 70-80 टेस्ट दिए हुए हैं। और सारी चीज़ें जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो कर रहे हैं। स्टैटिक पढ़ा हुआ है, 4-5 साल से प्रिपरेशन में है, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो ऑलमोस्ट कवर अप होगा। करंट अफेयर्स के लिए कंफ्यूज है कि 3-4 सोर्सेज तो करने ही होंगे, एक आध से तो होगा नहीं। बाकी इसके अलावा मार्केट में जो टेस्ट है उसके अलावा भी वो अलग अलग पता नहीं घटना चक्र से भी उठा रहे हैं कि भाई वहाँ से भी मुझे क्वेश्चंस मिल जाए, शायद वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो ये बता क्यों रही हूँ मैं आपको, ही वॉज सो पैनिक कि मैम व्हाट शुड आई डू। मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये आपके आसपास का माहौल है और हो सकता है कि ये आपका भी मेंटल स्टेट हो। और उस एस्पिरेंट ने मुझसे बड़ी एक अच्छी बात कही कि यू नो मैम, अभी एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में लोग चाय पीने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। चाय तो एक बहाना है, वो लोगों को देखने के लिए निकलते हैं कि अच्छा चाय पे लोग दिख जाएंगे कि हाँ हमारे जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज द मेंटल स्टेट बिफोर 100 days ऑफ द एग्जाम। मैंने कहा कि यू हैव दिस मेनी टाइम, व्हाट हैपन टू यू। 100 days में क्या होगा, 100 days में पूरी दुनिया बदल सकती है, बट कैसे। उन्होंने कहा कि यू आप तो 4-5 साल से इस एग्ज़ाम में हैं, आपको बेहतर पता होना चाहिए, फिर फ्रेशर्स का क्या होता होगा। सो ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो अपने आप को डिसोरिएंटेड या पैनिक मोड में है। लॉट ऑफ ऐसा नहीं यूट्यूब पे भरा हुआ है, भरमार है, गाइडेंस की कमी नहीं है। लाइब्रेरी में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका बाजू वाला आपको गाइडेंस देने के लिए बेताब है। आप पीजी में है तो आपके बाजू वाले रूम में गाइडेंस मिल जाएगा। चलते फिरते शायद दुकान वाला भी कुछ ना कुछ, जहाँ से आप किताबें खरीद रहे होंगे, वो भी ओल्ड राजेंद्र नगर में तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दे देगा। बट जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो क्या आपके रिजनेबल। कभी भी किसी को यस और नो करने से पहले अपने आप देखिए कि क्या मेरा रीजनिंग माइंड इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है, इससे रिजोनेट कर रहा है। अप्रूवल छोड़िए, रिलेट कर पा रहा है। अगर रिलेट कर पाता है तभी उसकी बात सुनिए, अदरवाइज स्क्रॉल करके रील्स शॉर्ट्स देख देख करके वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। एस्पिरेंट्स आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड फोकस एंड एनर्जी। तो एक और वीडियो सही। सो आई विल आस्क यू कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आपके पास 100% क्लैरिटी है देन यू स्किप दिस वीडियो। अदरवाइज आप फ्रेशर हैं या फिर 5वें अटेम्प्ट में हैं या फिर लास्ट अटेम्प्ट है, जिनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, आप उन सबसे आह्वान करती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नहीं रेजोनेट हुआ तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखना चाहें, कमेंट बॉक्स इज ओपन टू ऑल, राइट। बट मैं कहूँगी कि सोचिएगा बैठ करके, और इतने अटेम्प्ट आपने बहुतों को सुनकर दिया होगा, इस बार इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल दिल से फॉलो कर दे दीजिए। और यकीन मानिए बहुत ही साफ सुथरी बेसिक स्ट्रेटजी, बेसिक बातें होने वाली हैं। अगर ये फॉलो कर लिया तो एग्ज़ाम के बाद आप इस वीडियो के नीचे आकर के बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम। ओके, सो चलिए
आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेन भी थोड़ा चार्ज हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस, और नॉलेज बेस कहाँ से बनता है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स आपका नॉलेज बेस बनाते हैं। और इस आपकी नॉलेज बेस की टेस्ट देने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, राइट? और इस प्रोसेस के बाद आप जाते हो एग्ज़ाम में। बट और एग्ज़ाम का जो भी रिजल्ट होता है, बट आपको स्टैटिक इतना वास्ट है, राइट? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस करंट अफेयर्स एक सोर्स से तो आप स्टिक ही नहीं करते, किसी की बात सुनते नहीं, मल्टीपल सोर्सेस। आपके जो मेंटर्स हैं वो खुद आपको 40 टेस्ट का टारगेट दे रहे हैं। तो इतना सारा कुछ आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट रिवाइज करने हैं, दिमाग को भी ठीक रखना है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब में जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो PYQ होता है। और ये सब कुछ इतना वास्ट है ना कि इसमें इतना टाइम एंड एनर्जी जाता है कि आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो। पूरा समंदर, मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आप इन टू इन पढ़ोगे। अगर आप एंशियंट और मॉडर्न के लिए लोगों को इतना कन्फ्यूजन रहता है कि 4-5 किताबें तो इसके लिए पढ़ देते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि यार ये 4-5 किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका वेटेज कितना है एग्जाम में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उनको पता ही नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की आपका कॉस्ट क्या है? टाइम। आप जो कॉस्ट दे रहे हो टाइम है आपका, कि किसी सब्जेक्ट पे आप कितना टाइम दे रहे हो और उसका आउटपुट क्या है। आउटपुट मतलब एग्जाम में उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? तो आप ये इतना वास्ट बना लिया है ना इस एरिया को आपने, स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर्स प्लस टेस्ट प्लस मेंटोरशिप प्लस फलान चिलान ढनकान, एंड आप ना लेयर बाय लेयर सोर्सेज बढ़ाते जाते हो इसको, कि इन सब में आप PYQ से दूर होते जाते हो, PYQ रह जाता है। और ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बोल रही हूँ, एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट, कि जब तक आपका PYQ रहता रह जाएगा, फिर से जब तक आपका PYQ रहता रह जाएगा, आप प्रीलिम से रहते रह जाएंगे, आप मेंस लिख ही नहीं पाएंगे। फिर से बोल रही हूँ, जब तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े थोड़े से रहता रह जाएगा, आप इधर ही फंसे रहेंगे, तब तक आप मेंस से रहते रह जाएंगे, कभी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। सो ये कंटेक्स्ट देना है और इसके साथ कुछ और बातें बनानी है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में को क्वालिफाई करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वो अलाइनमेंट में आती हैं तो एग्ज़ाम निकलता है। इसको ग्रह नक्षत्र मैं अपने भाषा में बोलती हूँ, ये मेरा अपना दिया हुआ टर्म है। और वो क्या होते हैं? आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियली आप कितना साउंड है, फैमिली सपोर्ट कितना है, आप मेंटली कितने साउंड है, अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो कितना साउंड है, या तो है या फिर नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें अलाइंड है, यानी ये इतने सारे ग्रह नक्षत्र सही है, और इसके साथ अगर आप ये करते हैं तभी जा कर के आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रह नक्षत्रों का अलाइनमेंट होना। बहुत सारे लोग हैं जो यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल इशू है, फैमिली से सपोर्ट नहीं है, और इन सब की वजह से वो मेंटली साउंड नहीं रहे, कोई पर्सनल रिलेशनशिप में ट्रबल्ड है, राइट? तो यहाँ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। बट आप में से जो इस एरिया में क्लियर हैं और उसके बावजूद उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, देन देयर इज इशू, एंड द इशू इज़ कि आपने इस एस्पेक्ट को कभी भी बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में ही कमी है। इसलिए आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। तो ये दो बातें बताने के बाद नाउ कमिंग कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए, नॉलेज आपका स्टैटिक से आएगा, एग्जाम भी आपका स्टैटिक प्लस CA से निकलेगा। स्टैटिक इज 90%, करंट अफेयर्स इज ओनली 10%। याद रखेंगे आप रेशियो। बट जब आप मेरे से पूछेंगे कि जब स्टैटिक से ही एग्जाम निकलेगा तो आपने PYQ को ऑर्डर में पहले क्यों रखा, फर्स्ट वीडियो से आप PYQs को प्रायोरिटी दे रही हो, वाई? बिकॉज कि आप जब तक PYQs नहीं खोलेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्मीकांत 1000 पेजेस का है, बट या ओनली 200 और 300 पेजेस आर इम्पोर्टेंट। और ये भी नैरो डाउन, अभी तो मैं इसको एक ना मोडेस्टी की वजह से नंबर्स रख रही हूँ, ये और नैरो डाउन हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जियोग्राफी में
क्लाइमेटोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओशनोग्राफी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और आप पता चला आप कि अच्छा क्वेश्चंस एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, प्लस कुछ चीज़ों के लिए यू हैव टू गो फॉर स्पेशली इस पार्ट के लिए जीसी लियोंग। ये पता ही नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप अगर जिनका इकोनॉमी कमज़ोर है वो इससे डरते रह जाएंगे इस सब्जेक्ट से, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली किस लेवल की इकोनॉमी यूपीएससी हमसे पूछ रही है। वो हमसे बेसिक जीडीपी, जीएनपी, मनी सप्लाई के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स पूछ रही है। तो इन्वायरमेंट, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशंस वाला, मान लो वो वीक है या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप जब देखोगे नहीं पीवाईक्यू, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कितना वेटेज है इस सब्जेक्ट का, करेंट अफेयर्स का कितना वेटेज है, स्टैटिक का कितना वेटेज है, और जो इसमें भी जो एरिया है आपका वीक, उससे कितने सवाल आ रहे हैं। तो ये क्लैरिटी आपको कभी नहीं आएगी। रही बात करेंट अफेयर्स की, अब पॉलिटी के करेंट अफेयर्स के लिए आप 5 सब्जेक्ट्स, 5 इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इट्स ऑल अबाउट स्टैटिक, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट। ओके, आप साइंस टेक, ठीक है साइंस टेक के करेंट अफेयर्स पढ़िए, बट आप ना टाइम को रेशन नहीं कर पाएंगे कि ओके किस चीज़ को मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ को कम प्रायोरिटी देना है। और ये तभी क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पीवाईक्यू को देखा ही नहीं। आपने इधर जो अपना एक संसार बनाया हुआ है, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, टेस्ट एंड रिपीट, इसी संसार में आप घूमते रह जाएंगे। और आप में से जिन लोगों ने भी अपना संसार इसको बना लिया, आप मेंस लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग मेंस 2025, आई कैन गारंटी यू। So that's why PYQ is important. And again, जब आप PYQ देखेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आएगी कि कितना किस सब्जेक्ट कहाँ क्या, ये सब तो है। साथ ही साथ आप ना उस सब्जेक्ट को नैरो डाउन करने लग जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री में पर्सनालिटी से सवाल तो आ ही रहा है। ओके, पॉलिटी में कुछ ऐसे जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन आपका इमरजेंसी प्रोविजन, डायरेक्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 355 पूछा गया, मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे अभी ये सारी चीज़ें। नैरो डाउन करोगे, एंड जब आपने नैरो डाउन कर लिया टॉपिक्स, तो एक जब भी आप रिवाइज करोगे अगेन आप इम्फसाइज करोगे इनको ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है। अब डीपीएसपीज में, ठीक है डीपीएसपी शायद जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपको ट्रिक्स जानना, आप ट्रिक्स से याद करोगे डीपीएसपी? आप मुझे बताओ, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको डीपीएसपी याद करने के लिए आपको ट्रिक्स चाहिए? वेयर इज योर एनालिटिकल माइंड? जब आप ट्रिक्स से रट लोगे कि 37 क्या कहता है, 38 क्या कहता है, बट जिस दिन यूपीएससी ने मैच द फॉलोइंग पूछ दिया, वहाँ फंस जाओगे। अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से कौन सा ऐड किया गया पूछ दिया, फंस जाओगे, क्योंकि आपने एनालिसिस किया ही नहीं था। और ये आप जाकर देखना डीपीएसपी से इसी तरह के सवाल आते हैं, इधर मैच द फॉलोइंग या फिर नए अमेंडमेंट से क्या ऐड हुए हैं। तो जब आपको पता है कि ये किस तरह से सवाल पूछ रही है, जब आप पीवाईक्यू देखोगे ओके डीपीएसपी से ऐसा पूछा जा रहा है, आप अगेन यहाँ पे एम्फसाइज करने लगोगे। बात समझ में आ रही है आपको? सो इसीलिए एग्जाम आपका निकलेगा यहाँ से, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो और मेंस लिखना चाहते हो, अगले एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक, अगर आप डेली आप सुबह सुबह उठ के शायद खुद को मिरर के सामने देखते होगे, नहीं देखते हो देखना शुरू करो, अपनी आंखों में देखो, आप खुद से बातें करो। उसी तरह जब आप अपनी सुबह की रूटीन को फॉलो करके और बैठते हो अपने स्टडी टेबल पे, तो आप सबसे पहले किस चीज़ में देखोगे? आप पीवाईक्यू में देखोगे। आप 1 घंटे दो इसको, तो स्टार्ट विथ 30 मिनट्स। कोई और आपको क्यों एनालाइज करके देगा? जब आप खुद एनालाइज करोगे यू विल सी अ पैटर्न। किसी और के नोट्स में, किसी और के एनालिसिस में, ठीक है वो एक रेडीमेड मिल जा रहा है, बट आपका माइंड कब इस चीज़ के लिए रेडी होगा, कब इंटरकनेक्ट करना शुरू करेगा?
आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपको पेजेस ही तो पलटने हैं। स्टार्ट विथ 30 मिनट्स। आप 10 दिन में, विद इन 10 डेज यू विल स्टार्ट। एक बोलते हैं ना कि कोई पैटर्न नहीं है, यानी एक क्योस है, बट आप क्योस में भी, एक बोलता है ना कि क्योस में भी एक पैटर्न ढूंढने लगोगे, आपको दिखने लगेगा। आप ना लिस्ट डाउन करने लगोगे कि पॉलिटी के यार हर साल इन्हीं टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, घुमा फिरा के 15-20 टॉपिक्स हैं। आप इतना नैरो डाउन कर लोगे। सो इसीलिए PYQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कुछ कुछ मतलब 2-3 एक आध सवाल तो रिपीट भी हो जाते हैं, और नहीं हुए तो उनके जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट, वो मेन, जैसे 2024 के कुछ ऑप्शंस होंगे जो शायद 2025 में मेन क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। सी इन PYQs एक बात याद रखेंगे आप कि जो आपके ऑप्शंस, मेन क्वेश्चन तो हैं ही, जो चीज़ें ऑप्शन में अपीयर हुई हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस जहान में इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें से सिर्फ 4 फैक्ट्स हैं, 4 पर्सनालिटीज़ हैं, या 4 कंसेप्ट्स हैं जो आपके ऑप्शन में अपीयर हुई हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनसे कभी एक पोटेंशियल फुल क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस तरह से जब एनालाइज करोगे और इस तरह से एनालाइज करके अपने टाइम को रेशन करोगे और डिवोट करेंगे अपने टाइम को, तो क्यों नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। आपने PYQ एनालाइज किया, नाउ कम टू स्टैटिक पार्ट। सी स्टैटिक, जिसका भी PT हुआ है ना, आप उससे जाकर पूछो, उसका स्टैटिक बहुत साउंड होगा, और उससे पूछोगे ना, वो यही बताएगा कि एग्ज़ाम ने स्टैटिक से निकलता है। करेंट अफेयर्स तो है कि स्टैटिक पढ़ लिया देन यू कम टू हेयर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद CAs बहुत कम करके जाएंगे या ना करके बराबर जाएंगे, बट स्टैटिक उनका इतना बेहतर है कि वो एग्ज़ाम सेल करके आएंगे। तो ये आपने एनालिसिस कर ली, पिन पॉइंटेड हो गया आपका, अब लेजर फोकस हो गया इसकी एनालिसिस से। आपको पता है कि भाई मेरा टाइम किस रेशन, किस प्रोपोर्शन में कहाँ डिवोट होना है, और उस तरह से जब आप इसको प्रिपेयर करते हो, देन हु विल स्टॉप यू? नो वन कैन, ओनली यू कैन स्टॉप योरसेल्फ। ठीक है, तो आप PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट बिकॉज कि आप जो यार 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप अपने स्पाइन को, अपने कमर को, अपने हेल्थ को, यू आर जस्ट ट्रीटिंग इट सो बैडली। तो इसका कोई आउटकम आना चाहिए, राइट? आपके 14 घंटे जो आप लगा रहे हो पढ़ने में, ये 14 घंटे अगर 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे में तब्दील हो जाए, और 7-8 घंटे ही पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई हो जाए कि इसका एक मिनट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए। आपको पता हो कि यार मैं 1 मिनट भी दे रहा हूँ पढ़ाई को, कहाँ दे रहा हूँ एग्जैक्टली। आना क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप इतना कॉन्फिडेंट होके जाएंगे एग्जाम हॉल में कि आई एम रेडी बिकॉज आई नो दिस एग्जाम। और ये जो एग्ज़ाम है ना, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक दुनिया बना लेते हैं, 40 टेस्ट, 80 टेस्ट, माय गॉडनेस, ये करके आप नहीं कह सकते कि आई नो दिस एग्ज़ाम। आप जब ये करके जाएंगे ना, ये वाला एस्पेक्ट, जस्ट अ मिनट, ये वाला एस्पेक्ट, तभी कहेंगे क्योंकि आई नो दिस एग्ज़ाम। एंड व्हेन यू नो दिस एग्ज़ाम एंड यू हैव अपने, आपका ना बर्डन, जो आपने आपके ऊपर बर्डन है, वो रिड्यूस हो जाएगा ड्रास्टिकली, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली वेयर टू फोकस, यू नो एग्जैक्टली वेयर टू हिट। कौन सा एरिया जिसको मुझे 4 बार पढ़नी है, कौन सा एरिया नहीं पढ़ना है, इट्स ओके, कौन सा एरिया जिसको 2 बार पढ़ के फॉर द सेफ्टी आई कैन गो। आपका बर्डन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो मॉर्निंग, हर दिन की तैयारी की शुरुआत PYQ के साथ, दोबारा एक बार बोलेंगे, हर दिन तैयारी की शुरुआत PYQ के साथ। देन आप अपने स्टैटिक को बहुत अच्छे से, बिल्कुल एनालिसिस के साथ, यू नो, डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए एक समय और एक ही जगह से, एक ही जगह से, एक ही सब्जेक्ट से, एक ही सोर्स से बार बार पढ़ना है। एंड देन यू गो टू करेंट अफेयर्स जस्ट फॉर द सेक की ओके, जैसे कुछ चीज़ें साइंस एंड टेक में आप CA पढ़ते हो, इन्वायरमेंट इज़ गुड, इकोनॉमी भी ठीक है, उसका जो बजट हो गया, सर्वे हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कर लो। बट ये हमेशा याद रखिए कि एग्ज़ाम आपका स्टैटिक से निकलेगा, प्लस थोड़ा सा इसका भी रोल है, बट ये इस एग्ज़ाम को निकलवाने का सारा जो क्रेडिट है वो आपको PYQ को जाता है। तो अब आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर कोई फ्रेंड है आप उनको भेज भी सकते हैं,
जितने भी मिनट का वीडियो हुआ हो आप स्पीड पर बढ़ाकर देख सकते हैं। आपके पास ये वीडियो है और अगर आप मेरी बातों से कन्विंस हैं, मैं कल या परसों में एक वीडियो लाऊंगी कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपको देने हैं भी या नहीं देने हैं, बट ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। कल ही शायद अपलोड कर दूंगी ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें आपको मिले। अब आपके पास एक क्लैरिटी है, ओके। आप एंशिएंट मेडिवल की भी हम बात करेंगे मोस्ट लाइकली परसों। उसके बाद मेरे को मेन कंटेंट डिलीवर करना है यहाँ पे। तो जब आपके पास क्लैरिटी है ना, इसको ना, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, इसको एक स्टिकी नोट पे, एक बड़े से पेपर पे, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ इस ऑर्डर को चिपका दीजिए लगा के बिल्कुल माइंड में। आप सोइए PYQ के साथ, उठिए PYQ के साथ। अब अगर अभी आएंगे ना 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के वीडियोस आएंगे फैक्ट्स के, और उसमें आपके एक आध क्वेश्चन लग गए तो लग गए। डोंट डू दिस। अपने माइंड को ओवरबर्डन मत कीजिए, डोंट डू दिस। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि लिस्ट मेंटल फटीग एंड मिनिमम एफर्ट के साथ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप मेंस 2025 लिखें। और धर्म क्षेत्र पे भी हमारा यही अप्रोच है। सो इसको आप अपने बिल्कुल स्टडी टेबल के पास इसको चिपका दीजिए और माइंड में स्टिक हो जाना चाहिए। एक टाइम के बाद शायद आप एक कुछ और रीड बिटवीन द लाइंस करने लगेंगे। मैं यहाँ पे कोई वैसी बातें, तुक्का लगाने वाली बातें नहीं कर रही हूँ। जो भी आप इस चीज़ के एनालिसिस से सीखेंगे ना PYQ के, ये हर चीज़ आपको काम देगा एग्ज़ाम में। किस तरह से ऑप्शंस, मतलब आप सब चीज़ फिगर आउट करने लगेंगे, खुद सीखने लगेंगे। अगर 100 डेज आपने ये कर लिया PYQ एनालिसिस, तो आप में से 20 दिन भी कर लिया आपने ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो 100 डेज मांग रही हूँ, और जिन्होंने 100 डेज कर दिया वो तो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे, यकीन मानिए। 20 दिन भी अगर आपने PYQs कर लिए, पूरा दिन भी नहीं देना, स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, और ये टाइम धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, ओके। सो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ, बट हाँ, गारंटीड प्रीलिम्स के लिए ये आपको पता होना चाहिए। और इन सब में PYQs इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस एग्ज़ाम, राइट। जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम योर PYQs आर हार्ट एंड सोल ऑफ योर एग्ज़ाम। डोंट इग्नोर दैम। आप अपनी दुनिया बनाओ, जितनी भी दुनिया बनानी है बना लो, फैला लो, जो भी कर लो, बट इसके हार्ट एंड सोल में PYQ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रिपरेशन की दुनिया में कहाँ तक फैलेगी ये सारी चीज़ें, सारी गाइडेंस आपको PYQ से मिल जाएगी। आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ओके, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू डू एवरीथिंग। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं बोलती भी नहीं हूँ। सो वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।